सो हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी सैटेलाइट खत्म करा था। सैटेलाइट की बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है कौन सी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये सेकंड बुक है, लेकिन साथ साथ मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो मैटर कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं मैटर। जनरली हमारे अराउंड अस जो तीन तरह के मैटर हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक, जो भी गैसेस हमारे पास हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो उनके जो बिहेवियर होता है, उनके बिहेवियर के बेसिस पे मैटर की जो ये बिहेवियर है, जब भी जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो एटम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और उनका जो जुड़ाव रहता है, तो उनके बेसिस पे उनका जो बिहेवियर निकलता है। जैसे काफ़ी अगर उनके दो एटम के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी क्लोज हो, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो, तो उसमें वो उसको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे सॉलिड, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हाई, तो उसको बोलेंगे लिक्विड। और अगर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल किसी सिस्टम में, तो उनको बोलेंगे गैसेस। इसीलिए गैस में हाथ हिलाना, इधर हिलाना आसान होता है ना। अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल में या इसको ऐसे घुमाते हैं, इस पेपर को ही, या ऐसे मूवमेंट करते हैं अपना, तो वहां पर आसान होता है। लेकिन वहीं लिक्विड में, सॉलिड में धीरे 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 ये चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन कोई भी जो एटम है, तो उनको समझने के लिए जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक, तो हुक्स ने एक मॉडल दिया जिसको हुक का स्प्रिंग मॉडल कहते हैं। तो मान लीजिए सपोज कि अगर ये एटम्स हैं, ये और ये एटम आपस में इस तरह से बाउंड हैं, इससे एक स्प्रिंग से। ऐसे आप इन एटम को अपने एनवायरनमेंट में भी समझ सकते हैं। अगर ये किससे बाउंड है? स्प्रिंग से बाउंड है ऐसे। बिल्कुल ठीक है। तो होगा क्या, एक भी एटम अगर अपनी जगह से हिलेगा, तो उसके नेक्स्ट वाला भी क्या करेगा, उसकी तरफ मूव करेगा। लेकिन मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? एक डायरेक्शन फ्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चारों तरफ से हर एक एटम के पास क्या है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे। ये इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्टेड है चारों तरफ से। जैसे कि आप एक लैटिस स्ट्रक्चर्स देखा होगा कभी, इनके पास बनता है लैटिस स्ट्रक्चर्स। जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, तो कंपाउंड कुछ लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अगर मैं किसी एक एटम को भी हल्का सा मूवमेंट करूंगा, तब तक दूसरा वाला उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा। तो हर डायरेक्शन से उस एटम को क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई, हाँ, नियर बाय एटम अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या एक फोर्स लगाएगा। ठीक। तो इन एटम के बीच का इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? आर नॉट। आर नॉट डिस्टेंस से कह लेते हैं कि इन्हीं भी दो एटम के बीच का ये डिस्टेंस आर नॉट है। अब आपको बताइए, अगर ये एटम जब इधर उधर डिस्प्लेस नहीं हो सकता, लेकिन वाइब्रेट तो कर सकता है ना, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा, तो वो वाइब्रेशन ही उसमें क्या करेगा? जैसे कि अगर हम सॉलिड में हिट करते हैं, तो उसमें साउंड जनरेट होता है। और वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक तरह से ग्रुप ऑफ ऑसिलेशन है, समझ गए? तो आप हारमोनियम प्ले करते हैं, वहां पर भी एक स्प्रिंग लगी होती है। जैसे आपने इसको प्ले करा, प्रेस करा, प्रेस करने पे ही वो भी एक साउंड जनरेट करेगा वहां। इस तरह से मतलब सारे एटम्स के फिनोमेना वर्क करते हैं। तो हर एक एटम जिसकी डिस्टेंस यहाँ आर नॉट है, तो उनके पास क्या रहती है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इन्वायरमेंट में भी अगर कभी हॉटनेस हो रहा है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दिल्ली का टेम्परेचर कल कितना था? 0.6, 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो एटम तो वहां पहले से रहे होंगे, लेकिन एटम को क्या मिल गया? एक तरह का मतलब कि क्लाउड जो भी है, फॉग है, या फिर जो तुम्हारा लोहड़ी वगैरह होता है, तो उसमें कुछ पराली वगैरह जला लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? फॉग, स्मोक और इन्वायरमेंटल फैक्ट है उसके अंदर, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। लेकिन है तो वो एटम की वजह से हो रहा है ना।
गैसेस की वजह से हो रहा है। जब आप किसी चीज को बर्न करोगे तो होगा क्या, गैसेस उड़ेंगी, कार्बन जो भी होगा, मीथेन और कुछ अलग अलग तरह की गैसेस उससे निकलेंगे, जलाने पे निकलती है ना, धुआं निकलता है। तो वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स तो हैं, एटम्स तो हैं। आप डिजर्ट में बात करते हैं, डिजर्ट में कैसे लगता है, डिजर्ट में मिराज बनते हैं। तो वो भी क्या है, मॉलिक्यूल का फिनोमेना है। कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडा का मौसम है, तो वो मॉलिक्यूल के चेंजेस होने की वजह से होता है। तो अब हम सॉलिड मटेरियल में अगर इस तरह की चीजों को समझ रहे हैं, तो अगर ये दोनों के दोनों नियर बाई जो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस ही हो, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम एक कर्व बना सकते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। ये जो डिस्टेंस है किसकी, किसी भी एटम का, ये किसके साथ ग्राफ है इसका, पोटेंशियल एनर्जी। और आर, आर जो डिस्टेंस है, आर कौन सा डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूंगा तो इसके क्लोजली पैक्ड होंगे बिल्कुल सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे काफी ज्यादा पास पास होंगे। लेकिन वहीं लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़ा सा दूर दूर। और गैसेस में बिल्कुल इतने दूर दूर रहेंगे, काफी ज्यादा दूर रहेंगे, इतने ज्यादा नजदीक भी नहीं रहेंगे, काफी नजदीक बना दिया मैंने तो। इतने दूर रहेंगे एक दूसरे से। तो ये दूर या पास किसके बेसिस पे, इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के बेसिस पे। और यहां तक का जो ये डिस्टेंस होता है, तो इसको हम नोट करते हैं, इसको कहते हैं आर नॉट, आर नॉट डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो रीजन आएगा, ये अपर रीजन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि यहाँ मैक्सिमम की फॉर्म में, तो ये कैसे करेगा, रिपल्सन। इसके अंदर कैसे नेचर होगा, रिपल्सन। और जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये वाई एक्सिस इसको दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा ये नेगेटिव रीजन की तरफ होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन रीजन। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन रीजन मतलब कि जो हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्स है, तो वो कैसा फोर्स है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स। कोई मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वहां पर रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है। और रिपल्सन और अट्रैक्शन होने की वजह से, जैसे सीमेंट है तो पहले पाउडर, लेकिन जैसे आपने उसके अंदर पानी मिलाया, तो सीमेंट क्या हो गया, धीरे 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 सॉलिड बन जाता है ना। तो सॉलिड कैसे बना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब जो मॉलिक्यूल थे वो आपस में एक फोर्स की वजह से चिपक गए और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पर एक जो स्टील या फिर यहाँ आप बात करते हो आयरन की जो सरिया होती हैं, सरिया सीमेंट, इनको मिक्स करके आप इतनी बड़े बड़े आर्किटेक्चर इसे डिजाइन करते हो, ब्रिज का डिजाइन करते हो, रेलवे की ट्रैक्स बनाते हैं लोहे के, तो वो भी क्या है, सॉलिड मटेरियल है ना। लेकिन सॉलिड मटेरियल को शेप देना, इस तरह से फॉर्म्ड करना, ये सब कुछ आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। सॉलिड में से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम सबसे पहले सॉलिड को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सॉलिड को पढ़ने के बाद हम लिक्विड को पढ़ेंगे, जहां पर आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऐसी फिनोमेना आएंगे, ठीक। जहां पर तुम्हारे की वॉन्डर वॉल इक्वेशन होता है, आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीजें। पर सबसे मेन जो कड़ी होती है वो सॉलिड मटेरियल से स्टार्ट होती है, क्योंकि सॉलिड जब ब्रेक होगा, सॉलिड ही तुमने देखा है, उसकी वजह से कितने सारे, जैसे हमारे लोग के लिए घर बनना, आपका डिजाइनिंग करना, गाड़ी बनाना, बिल्ड करना, इनोवेशन वगैरह में, सब टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है, ठीक है। अब जो उस मटेरियल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो रिपल्सन और अट्रैक्शन नेचर को दिखा रही है, तो हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्स, ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, तो ये फोर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी मटेरियल को इन कैटेगरी में बांटने के लिए। तो इंटर एटॉमिक फोर्स कैसा फोर्स है, एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स।
इंटरएटॉमिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर तुम्हें बोला जाएगा सॉलिड क्या है, जिनका इंटरएटॉमिक फोर्स क्या होता है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा, इसलिए वो सॉलिड है। अगर जिनका इंटरएटॉमिक फोर्स कम होगा, सॉलिड से थोड़ा कम होगा, लिक्विड, और जिनका सबसे ज़्यादा कम होगा, गैसेस। लेकिन हर किसी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गैसेस भी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है। सन से यहां तक लाइट पहुंच रही है, वो कौन सा फॉर्म है? गैसेस का, लेकिन वो नेचर का दूसरा फॉर्म है, रेडिएशन, है ना, क्योंकि वहां पे तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन मीडियम के बिना भी वो चल रहा है, लाइट इधर से उधर ट्रैवल कर रही है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंस होता है कि मटेरियल के अंदर एक नेचर होता है इलास्टिसिटी का नेचर। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी, जब भी कोई मटेरियल है तो मटेरियल क्या करता है, उस पर अगर हम कोई इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद फिर से वो एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब देखो इसका शेप कुछ ऐसा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इसके शेप में थोड़े चेंजेस आ गए, फिर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फिर से अपने शेप में रिगेन, अपने पहले वाले शेप में वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो आप लिख लीजिए इसको, इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी is property elasticity is property इसका of material या of solid, of material of solid, due to which a, a material regain मतलब अपने पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाए, regain its original configuration। इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका पहले वाली जो ओरिजिनल शेप होगी, साइज होगा, उसमें आ जाएगा। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, रिमूव्ड ऑन इट, अगर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को उससे हटा दिया जाए तो होगा क्या, वो अपनी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। जैसे हम एक वायर को मानते हैं, एक वायर यहां कनेक्टेड है और उसका लेंथ कुछ ऐसा है, और उसका टोटल ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, इसमें कुछ वेट को लटका दिया, जैसे ठीक, अब जैसे मैंने ये वायर ली, ठीक, अब इस वायर में हमने क्या कर देते हैं, इसके साथ हमने क्या करा, धीरे धीरे इस वेट को, एक बच्चा आ जाओ पकड़ने के लिए, ठीक, आ जाओ, तुम आ जाओ। अब इसको यहां पे क्या करा, होल्ड करा, इसके साथ लटकाया, क्लियर। अब देखो, अब ये क्या है, एक तरह से हमने इसमें एक वेट को, अभी क्या है, इतने ज़्यादा ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई इतना ज़्यादा खिंचाव नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर एक वेट को और ऐड करूंगा, तो इसमें देखो सकते हो दृश्य में थोड़ा सा और टेंशन इंक्रीज हो रहा है, इसमें थोड़ा हल्का सा एक्सटेंशन हो चुका है, फिर से मैं और लोड इसमें वो लगाता हूं, अब क्या करता हूं, एक 10 ग्राम का और इसके साथ ऐड करता हूं, तो अभी इसमें जो खिंचाव है वो धीरे धीरे थोड़ा और चेंजेस आने लग गए। अब मैं क्या करता हूं, इस वेट को और इसके साथ ऐड कर देता हूं जी। आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन इनको महसूस हो रहा होगा थोड़ा, समझ पा रहे हो। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, पेन से भी इसको पकड़ सकते हो आराम से, है ना, इसमें ये होल पकड़ना है इसको, बस पेन को,
ठीक, चलो बस आराम से। तो ये देखो अभी क्या था, रस्सी हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी रोल थी, तो रोल होने पे क्या हुआ, जैसे इसने देखा वेट इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ गया। तो वेट की इंक्रीज होते ही इस वायर का अपना एक इलास्टिक नेचर होगा, और धीरे धीरे मैं लोड को बढ़ाते चले जाऊंगा, तो एक कंडीशन मुझे ऐसी मिलेगी जहां पर ये अपना इलास्टिक नेचर को खो देगा। बट अगर मैंने इसके इस फोर्स को हटा दिया, इन वेट को हटा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वायर फिर से डिफॉर्म हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। थैंक यू। चलिए ओके, तो ये वायर ऐसी है लेंथ एल लेंथ की, लेकिन जैसे मैं इसमें थोड़ा सा वेट ऐड करूंगा, जैसे मैंने ये ऐड करा था, देख रहे हो, ये वेट ऐड करते ही इसके वायर के थोड़ा सा, जैसे अगर ये लेंथ एल यहां तक है, तो इसमें थोड़ा सा जो खिंचाव आएगा, इतना चेंजेस आएगा, उसको बोलेंगे डेल्टा एल। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेगा वो। ओरिजिनल लेंथ, जो चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ में जैसे हम इस फोर्स को इसको अप्लाइड कर रहे हैं, तो इस फोर्स को बोलेंगे एक ऐसा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसको डिफॉर्म कर रहा है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे हम रिमूव करेंगे और वो पहले अपनी पोजीशन में आ जाए, तो इस नेचर को क्या बोलेंगे, उसके अंदर कैसा नेचर है, इलास्टिसिटी का नेचर। समझ पा रहे हो इलास्टिसिटी के नेचर को। और ये लेंथ कैसे लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ। कौन सी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ। और जो थोड़ा सा चेंज आता है, ये वाला चेंजेस, इसको ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। ये जो चेंजेस आया, ये वाला, ये कौन सा चेंज है, ये से हम कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, या ठीक है, चेंज इन लेंथ। और जो फोर्स इसमें लगेगा नीचे की तरफ, एफ, ये कौन सा फोर्स है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो उसको वापस लेके आ रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा, रिफॉर्मिंग, और उसका एक नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, जैसे मैं इसको हटा दूंगा, तो इसको वापस लाने के लिए एक फोर्स इसमें काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग में भी है, स्प्रिंग को आपने प्रेस करा, छोड़ दिया, वापस आ गई। जैसे पेन ही है, आपके क्लिक वाले पेन होते हैं ना, आप क्लिक वाले पेन को ऐसे यूज करते, तो आपने इसको करा, ये आ गया है, फिर वापस चला गया। इसके अंदर की मैकेनिज्म को देखें, इसके अंदर के मैकेनिज्म में क्या दिखने को मिल रहा है, स्प्रिंग। ये देखो, इसके अंदर मैकेनिज्म में आपको स्प्रिंग देखने को मिलती है। तो स्प्रिंग, हमें लगता है कि हम जब बहुत बड़ी मैथ्स पढ़ेंगे, या बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्ट करेंगे, या कोई बड़ा सा व्हीकल बनाएंगे, तभी यहाँ काम करेंगे, नहीं, इतने छोटे से मैकेनिज्म में भी आपका स्प्रिंग काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये भी तो आपके काम को आसान कर रहा है ना। आपको बार बार ढक्कन वगैरह ये सब इस झंझट से एकदम बिल्कुल वो हो गया कि हाँ, कैप को ओपन नहीं करना पड़ेगा, बस एक क्लिक से ऑन हुआ, लिखना शुरू, ऑफ कर दिया, लिखना बंद। अब समझे, तो ये क्या है, उसके किसके नेचर की वजह से हो पा रहा है, इलास्टिसिटी की वजह से। तो अब आप अपने और एग्जांपल्स अपने अपने ढूंढ के लाओगे इसमें नेचर में, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक इलास्टिक नेचर होता है, जब एक फोर्स लगेगा तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म होने पे उसके अंदर में लेंथ में जो चेंज आएगा, उसको चेंज इन लेंथ कहेंगे, और ये ओरिजिनल लेंथ होगा। और साथ साथ एक रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको पहले उसके पहले वाले कंडीशन में लेके आ रहा है, वापस डिफॉर्म को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आ रहा है, वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। और जो रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है, वही हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इसी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक, तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं चल रहा हूं, धीरे धीरे से समझते चलिए। अब नया चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें हर एक टर्म्स को, हर एक इसकी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए, ठीक है, ओके। और यही रिस्टोरिंग फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स ही कहलाता है इलास्टिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है, इलास्टिक फोर्स। और ये सब कुछ थ्योरी दी थी हुक्स ने। तो ये हुक्स मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है, हुक्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ये डिफॉर्मेशन होता है,
मतलब डिफॉर्मेशन मतलब जैसे आपने अगर आपने कभी किसी चीज को ज्यादा चेंज कर दिया, शेप में चेंज आया और कभी कभी वो शेप वापस नहीं आता है, वैसे ही वहां पे स्ट्रेच मार्क रह जाते हैं या स्ट्रेच रह जाते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने जिम वाले लड़कों को देखा होगा, बहुत ज्यादा बिल्ड उल्ड कर देते हैं अनवांटेड, तो उनके स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, पर वो फिर डिफॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर बचपन से कोई बच्चा वेट उठा रहा है, धीरे 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 कर रहा है, उसके कभी नहीं आते। कराटे वाले होते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, उनकी बॉडी में एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं रहता, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, तो उसमें क्यों नहीं आते? तो जो ये डिफॉर्मेशन होता है, इसको नाम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या नाम कहते हैं? स्ट्रेन। और स्ट्रेन लाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस को हम अगली नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही।